सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। रात का समय था। मैं, संजना और मेरा फ्रेंड रोहित, हम दोनों दिल्ली जा रहे थे अपने ऑफिस के कुछ काम से। अचानक से हमारी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है। हम गाड़ी रोकते हैं, उतर कर देखते हैं, पर हमें गाड़ी के आसपास कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा लग रहा था शायद कोई छोटा जानवर था। यही सोचकर हम दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि दिखा तो हमें कुछ भी नहीं। तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे पर खड़ी एक बिल्ली पर पड़ती है। मैं खुद को सोच लेती हूँ कि शायद ये बिल्ली ही होगी जो गाड़ी के सामने से गुजर रही होगी। अच्छी बात ये थी कि वो बच गई थी। उसे देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी कि शायद हमारी गाड़ी के नीचे कोई नहीं आया है। यही सोचकर हम वहाँ से निकल पड़ते हैं। हमारा काम कुछ अलग सा है। हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी को सर्च करते हैं और जो भी हमें केस मिलता है उनमें से हम जो रियल होते हैं, क्योंकि हाँ, कई लोग ऐसी बनावटी कहानियाँ बनाते हैं, पर जहाँ पर हमें ऐसा रियल इंसिडेंट मिलता है हम कोशिश करते हैं कि वहाँ मौजूद बुरी आत्माओं को या फिर स्पिरिट्स को मुक्त करें। और ऐसा हम करते हैं उनकी आखिरी इच्छाओं को पूरा करके। पर ये नहीं पता था मुझे कि हमारा काम इन रास्तों पर भी हमें मिल जाएगा। हम तो बस अपने काम के सिलसिले से दिल्ली जा रहे थे कि फिर से हमारी नज़र पास ही में सामने की साइड एक कब्रिस्तान पर पड़ी, जिसके साइड से हमारा रास्ता मुड़ रहा था। तभी मेरी नज़र गई एक छोटे बच्चे पर, जो कि कब्रिस्तान से थोड़ा आगे की साइड खड़ा रो रहा था। हमने गाड़ी रोकी और कुछ बात करने की कोशिश करी उस बच्चे से। उसने बोला कि उसके पापा अंदर गए हैं, अंदर कब्रिस्तान के, और उन्हें गए हुए काफ़ी देर हो गई थी और वापस नहीं आए थे। मैं उनके लिए ही यहाँ पर खड़ा हूँ और उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम घर चले आना। मैं घर का रास्ता नहीं जानता, फिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। बच्चे की बात सुनने में थी तो काफ़ी अजीब, पर उसे चुप कराना तो था ही। इसीलिए उसकी बात पर हमने थोड़ा यकीन करा और उससे पूछा कि उसके पापा किस तरफ गए थे। अब वो बच्चा कब्रिस्तान के अंदर गया और हम लोग उसके पीछे पीछे। हम लोग थोड़ा सतर्क रहने की कोशिश कर रहे थे और आसपास देख रहे थे, और खैर तब तक हमें सब कुछ सही लग रहा था। चलते चलते वो बच्चा एक कब्र के पास रुक गया और उसने बोला, आखिरी बार मैंने पापा को बस यहीं पर देखा था, उसके बाद वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखे। हमने उससे उसके पापा का नाम पूछा तो उसने मेरे पापा का नाम रॉबिन बताया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि यही नाम लिखा था उस कब्र पर जो कि हमारे सामने थी। एक मन कर रहा था कि वहाँ से भाग जाऊं, लेकिन वो बच्चा भी तो साथ था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और इससे पहले कि हम लोग कुछ करते या बोलते, अचानक वो बच्चा ही कहीं वहाँ से गायब हो गया। आखिर वो बच्चा कहाँ जा सकता था? हमने उसे आसपास देखना शुरू कर दिया, पर वो हमें कहीं पर भी नहीं दिखा। फिर हमने फैसला किया कि हम वापस अपनी कार में जाएंगे और हम जिस रास्ते पर जा रहे थे, यानी कि दिल्ली की साइड, उसी से जाएंगे। हम इस कब्रिस्तान में और ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन इससे पहले हम लोग बाहर निकल पाते, कब्रिस्तान का गेट हमारे पहुंचने से पहले ही बंद हो चुका था। हम भागते हुए उस गेट के पास पहुंचे और गेट बंद हो चुका था पूरी तरीके से। हालांकि भागने के कारण रोहित उस गेट के बाहर निकल जाता है, पर मैं अंदर ही रह जाती हूँ। मेरी हालत ख़राब हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा। मैंने एक बार जब पीछे पलट कर देखा तो मेरे चारों तरफ बस कब्रें पड़ी हुई थी, और वो सारे लोग जिनकी वो कब्रें थी वो अपनी अपनी कब्रों के आसपास ही घूम रहे थे। तो कोई उस कब्र पर बैठा था और मुझे देख रहा था। मेरे चारों तरफ बस शैतान ही शैतान थे। वहाँ एक नहीं बल्कि हज़ारों आत्माएं थी। मैं बस वहाँ से किसी तरह बाहर निकलना चाहती थी, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे हाथ पैर भी एक पल के लिए मानो वहाँ जम से गए थे। मैं
पीछे पलटती हूँ और दोबारा उस दरवाजे को देखती हूँ जिसके पीछे रोहित खड़ा था, और मुझे लग रहा था कि वो मुझे बुला रहा है। मैं भागना चाहती थी, पर उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि कई सारी आत्माएं मुझे पकड़े हुए हैं। कोई मेरा हाथ पकड़े हुए था, कोई मेरा पैर। मैं भागने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ नहीं हो रहा था। एक तरफ मुझे लगा कि कोई मेरा गला दबाने के लिए मेरे करीब आ रहा हो। मैं थोड़ी देर में वहीं पर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और अचानक मेरी आंख खुल जाती है एक चीख के साथ। रोहित पूछता है, क्या हुआ संजना, तुम घबराई क्यों लग रही हो? तभी मेरी नज़र सामने उसी कब्रिस्तान और उसके सामने खड़े बच्चे पर पड़ती है जहां हम अंदर जाने वाले थे, पर अभी तक गए नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। रोहित गाड़ी रोकने वाला था, पर मैंने तुरंत उसे बोला, गाड़ी मत रोकना। मैंने उसे गाड़ी चलाते रहने को बोला, क्योंकि ये बच्चा वही बच्चा था जो कि मैंने अपने सपने में देखा था। मैंने अपना सपना रोहित को बता दिया और उसके बाद हम लोग वहाँ पर ना ही रुके और सीधा आगे बढ़ते रहे। इसके बाद हम पूरे रास्ते कहीं नहीं रुके और सीधा दिल्ली ही आके रुके। जिंदगी में कई घटनाएं देखी थी मैंने, पर ये सबसे ज़्यादा अलग थी। आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग मीडियम होते हैं जो कि दूसरी दुनिया से किसी तरीके से संपर्क कर पाते हैं, और ये मेरी खासियत थी कि बचपन से ही मुझे ऐसे सपने आते थे, पर उनमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती थी, जैसे किसी का चेहरा ना दिखना या फिर किसी जगह का किसी इंसिडेंट का बदला बदला दिखाई देना। पर ये वाला जो इंसिडेंट था, ये मैंने अपने सपने में एग्जैक्ट देख लिया था, और जो चेहरा मुझे सपने में देखा था वही चेहरा मेरे सामने था। और इसी वजह से ये मेरी ज़िंदगी का मेरे लिए कम से कम सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। हालांकि इसमें रियल वर्ल्ड में मेरे साथ कुछ भी ना हुआ हो। ये बात कुछ महीनों पहले की है। उस समय पर मैं एक मॉल में एक शॉप पर काम करता था। मैं वहाँ पर हर रोज़ सुबह 10 बजे पहुँच जाता था और रात को 11 बजे वहाँ से वापस आता था। दरअसल उस समय दिवाली का टाइम था, तो एक रात मैं शॉप से घर आने के लिए लेट हो गया, क्योंकि दिवाली के टाइम में रात के वक्त लेट होता ही है और सारे मार्केट्स और मॉल देर तक खुलते हैं। रात में मुझे आते आते 12:30 बज गए थे। अब आने के लिए कोई साधन मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था कि घर कैसे जाऊंगा। फिर याद आया कि यहाँ पर एक शॉर्टकट भी था, क्या पता आगे से वहाँ से साधन मिल जाए, क्योंकि वो रास्ता आगे जाके हाईवे में जुड़ता था। बात बस ये थी कि शॉर्टकट के लेफ्ट साइड पर एक कब्रिस्तान पड़ता था। हालांकि उसे बंद हुए कई साल हो चुके थे, पर स्टिल कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान है, और अगर आप रात के वक्त ऐसी जगहों के आसपास से निकलते हैं तो मन में ख्याल तो आते ही हैं। मैं बिना कुछ सोचे फिर भी आगे चल दिया। मैं वहाँ से साइड से निकलने ही लगा, तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कुछ आवाज़ आ रही है। मैंने देखा कि आवाज़ और कहीं से नहीं बल्कि मेरी जेब में बचे कुछ सिक्कों से आ रही थी। मैं खुद पर ही हंस पड़ा। मैंने वो सिक्के निकाले और अपने रुमाल में बांध लिए और अपनी जेब में वापस रख लिए, ताकि मुझे आवाज़ ना आए और मुझे डर ना महसूस हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, तब कहीं कहीं पर सूखे पत्तों पर मेरे पैर पड़ रहे थे, और उनकी जो आवाज़ थी वो इतनी भयानक लग रही थी कि क्या बताऊं। काली रात होने के साथ साथ अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। मैं आगे बढ़ता जा रहा था क्योंकि कुछ आवाज़ें मेरे कान में एकदम से आ पड़ी। सोनू कहाँ जा रहा है? हाँ बैठ, थोड़ी देर बात कर ले। जब मैंने ये बात अपने पीछे से सुनी तो मेरे शरीर में कपकपी सी दौड़ गई और मेरे हाथ के रोए खड़े हो गए। पीछे पलटने की हिम्मत अब मेरे शरीर में बची नहीं थी और मैं बस आगे बढ़ने लगा। इसी के साथ मेरे पीछे से आवाज़ भी बढ़ने लगी और धीरे धीरे आवाज़ तेज होती गई। इसके साथ साथ कुछ और आवाज़ें भी आने लगी, जैसे कि अब हमारा अपना कोई रहा ही नहीं है, हमसे तो कोई मिलने आता ही नहीं, जिंदा थे तो किसी को कदर नहीं थी, अब मर गए हैं तो कोई फूल चढ़ाने भी नहीं आता, कैसे हैं, रह रहे हैं, अपनों की याद आती है हमें भी। चलो कोई नहीं, ये लड़का तो है ही, इसी से बात करके अपना मन बहला लेंगे, लेकिन इसके लिए तो इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा तो ये हमारे साथ रहेगा नहीं। ये बात सुनकर मैं इतना डर गया कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची एक भी कदम आगे तक बढ़ाने की।
मैं बस मन में ऊपर वाले को याद करने लगा और अपने दादाजी को भी याद कर रहा था कि मुझे इस परेशानी से किसी तरह बाहर निकाल लें। जैसे जैसे मैं कदम आगे करने की सोच रहा था, इतने में ही मेरा पाँव किसी चीज़ से उलझ गया और मैं गिर गया। मैं सोच रहा था किसी ने मुझे पकड़ लिया है और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मेरा पैर छोड़ दो। मैंने जैसे तैसे करके अपना पाँव निकाला जो कि एक गड्ढे में गया हुआ था और उसमें ही उलझ गया था। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा, या तो ये कहो कि मैं भागने लगा। इतने में मेरा सर किसी पेड़ से टकरा गया और मैं नीचे गिर गया। जैसे तैसे करके मैंने अपना होश संभाला तो देखा मेरे सर से खून निकल रहा था। मेरी आंखें भी किसी कारण से लाल हो चुकी थी और कांपती हुई आवाज़ में बोल रहा था, कौन है, मुझे जाने दो। लेकिन आज समय कुछ अलग ही था। मुझे मालूम नहीं था कि आज मेरे साथ ये सब होने वाला है। मैं उठा और रुमाल के अंदर जो मैंने सिक्के बांध रखे थे वो मैंने अपनी जेब से निकाले और वो सिक्के वहीं फेंक दिए और उस रुमाल को मैंने अपने सर पर बांध लिया। डर इतना लग रहा था कि वो लोग हाथ सही से रुमाल तक नहीं बांध पा रहे थे। जैसे तैसे करके रुमाल बांधा और अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने लगा, पर तभी एक बार फिर से कुत्ते के रोने की और भौंकने की आवाज़ आने लगी। साथ ही मेरा डर भी और बढ़ने लगा। तब सामने थोड़ी दूरी पर मेन रोड दिखाई दिया जहाँ से इक्का दुक्का गाड़ी निकलते हुए भी दिखी थी। मैं भागकर वहाँ पर उस रोड पर जाने के लिए गया, पर मेरी हैरानी इस बात को देखकर रह गई कि जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचने वाला था, एकदम से ही मुझे ऐसा लगा मैं कब्रिस्तान के सीधा अंदर ही आ गया हूँ, क्योंकि मुझे आसपास बस कब्रें दिख रही थी और वो रोड दूसरी तरफ बिल्कुल सामने दरवाजे के उस तरफ। मैं इसी कश्मकश में एक बार फिर भागने लगा कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है, लेकिन मंजिल तक मैं एक बार फिर से नहीं पहुंच पाया। मैं जितनी बार भी वहाँ उस रोड के पास तक जाने वाला होता, तभी किसी तरीके से वही कब्रिस्तान में पीछे आ जाता और बार बार अपने आप को वहीं पाता। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान जी को याद करने लगा, साथ ही अपने दादाजी को भी। इसी के साथ हवा थोड़ी तेज होने लगी और आसमान में बिजली भी कड़क रही थी। मैं बस सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अचानक ही तेज चमकदार सफ़ेद रोशनी मेरे पीछे चमकी और मैं पीछे मुड़कर देखा तो रोशनी के साथ मुझे एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने खाकी कलर के कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे मानो उसे किसी ने ऊपर से मेरी मदद करने के लिए ही भेजा हो। उसके थोड़ा पीछे उसकी साइकिल खड़ी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था और मुझे पता नहीं क्यों पर उससे भी डर लग रहा था, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद कौन नहीं डरता। वो मेरे पास आए और मेरी तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया और बोला, कहाँ जाना है बेटा तुमको, मैं छोड़ देता हूँ अपनी साइकिल से। मैं इतना डर गया था और सहम गया था कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। बस मैंने बोला, घर जाना है। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे थे, पर पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे अपने एक ही हाथ से उठाया और अपनी साइकिल पर बिठा लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मुझे पता भी ना चला कि मैं कब बेहोश हो गया, यूं कहो या फिर सो गया। जब आँख खुली तो मैंने अपने आप को अपने घर पर पाया। ये सब मुझे एक बुरे सपने की तरह लग रहा था और मैं सोचने लगा कि क्या ये सपना था। फिर मेरा हाथ मेरे सर की तरफ गया जहाँ बहुत दर्द हो रहा था। मैंने देखा रुमाल अभी बंधा हुआ है मेरे सर पर और फिर एहसास हुआ कि यह सपना नहीं था, हकीकत थी। घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ था। मैंने कहा चोट लग गई थी। घर वाले बोले, भला हो इस इंसान का जो तुम्हें घर छोड़ गया सही सलामत। मैंने भी ऊपर वाले को धन्यवाद कहा और शपथ ली कि दोबारा कभी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, भले कितनी भी देर हो जाए। फिर मैंने कभी भी उस कब्रिस्तान की तरफ मुड़कर भी ना देखा और शायद ये अनहोनी घटना मेरी ज़िंदगी में हुई ही इसलिए ताकि मैं आगे से सावधान रहूं। आज भी इस घटना के बारे में सोचता हूं तो सहम जाता हूं, पर यह ज़रूर सोचता हूं कि वो इंसान कौन था जिसने उस समय में आकर मेरी मदद करी थी, जिसे मैं धन्यवाद तक ना कह पाया था। पर सोचता हूँ शायद ज़रूर से वो कोई ऊपर वाले का फरिश्ता होगा जिसने इतने भयानक समय मेरा साथ दिया। उस दिन के बाद से मेरे लिए मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई।
आज हम ब्लडी मैरी वाला खेल खेलेंगे और देखेंगे कि ब्लडी मैरी दिखाई देती है या फिर नहीं। आमिर ने बोला, पर यार वो तो मजाक है ना, ब्लडी मैरी सच में थोड़ी ना है, फालतू में क्यों रात की नींद खराब करनी। चार्ल्स बोला, पर हम ब्लडी मैरी का वीडियो बनाकर उसमें झूठ दिखाएंगे कि हमें मैरी का भूत दिखा और यूट्यूब पर डालेंगे। लाखों लोग हमारे वीडियो देखेंगे और हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। वैसे भी कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज के कुछ लड़के इसी खेल को खेलते हुए लापता हुए थे, तो जब हम ऐसा वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। आमिर ने चार्ल्स से बोला तो वो भी खुश हो गया। रोमन जो दोनों की बातें सुन रहा था, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोलना शुरू करा। ब्लडी मैरी बस एक फोकलोर है जिसने लोगों को बहुत डराया था। एक मैरी नाम की औरत थी जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वो काला जादू भी करती थी। अपने काला जादू करने के लिए उसने कई बच्चों की बलि दे दी थी। उसे तंग आकर आसपास के लोगों ने उससे उसका बच्चा छीन लिया और मैरी को जलाकर मार डाला और उसकी आत्मा एक आईने में कैद हो गई। पर अपनी बच्ची को वो आज भी ढूंढती है। अगर उसे ये कहकर बुलाया जाए कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है तो वो आ जाती है और बच्चा नहीं मिलने पर गुस्से से बुलाने वाले को मार डालती है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान रात के 3 बजे कमरे में अंधेरा करके सिर्फ एक मोमबत्ती जलाकर आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम ले तो आईने में उसे ब्लडी मैरी दिखाई देती है। अगर कोई इंसान ये 3 बार कह दे कि ब्लडी मैरी तुम्हारा बच्चा मेरे पास है तो उस इंसान की मृत्यु निश्चित है। आमिर और चार्ल्स ठहाके लगाकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि तुम 21st सेंचुरी में होकर इस तरह की तकियानुसी बातें कर रहे हो। ये कहानियां तो बच्चों को सुलाने के लिए सुनाई जाती हैं। हम तो 20 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले बहादुर लड़के हैं। तुम विश्वास करो या ना करो, उस विश्वास का मजाक तो मत उड़ाओ, क्योंकि किसी के विश्वास के पीछे कुछ तो सच्चाई होती ही है। किसी को अधिकार नहीं है उसका मजाक उड़ाने का। रोमन ने थोड़ा सीरियस होकर बोला। रोमन, आमिर, चार्ल्स तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और काफ़ी गहरी दोस्ती थी तीनों में। रोमन को शुरू से ही यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालने का शौक था और इस शौक से उसकी कुछ कमाई भी हो जाती थी। रोमन के वीडियो का मुख्य केंद्र आत्माओं पर वीडियो बनाना था। रोमन के अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हो चुके थे। तब एक दिन उसने सुना कि लोगों में ओइजा बोर्ड नाम की चीज़ काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उसने सोचा क्यों ना आज ओइजा बोर्ड का ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दूं। ओइजा बोर्ड के खेल के नियम के अनुसार आपको कमरे में रोशनी जलाकर किसी आत्मा को बुलाना होता है और फिर उससे कुछ सवाल पूछने पर ओइजा बोर्ड पर रखने वाली वस्तु इधर उधर होकर आत्मा के रूप में जवाब देती है। फिर आप आत्मा से पूछकर इस खेल को खत्म कर सकते हैं। इस सारी प्रक्रिया को रात के 2 से 3 बजे के बीच में करा जाता है। रोमन ने भी रात के 2 बजे ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके एक आत्मा को बुलाया और उससे सवाल जवाब करके उसे जाने को बोला और आत्मा ने जाने के लिए हाँ बोल दिया, बट वो गई नहीं और तब से रोमन की जिंदगी से खुशहाली चली गई थी। पहले खुश और बिंदास रहने वाला रोमन अब डरा डरा सा दुखी रहने लगा था। रोमन को हर काम की सहमति आत्मा से लेनी पड़ती थी। धीरे धीरे उसने यूट्यूब से दूरी बना ली थी और अब रोमन का यूट्यूब अकाउंट आमिर चलाता था। आमिर यूट्यूब पर ब्लडी मैरी वाला वीडियो किसी भी कीमत पर डालना चाहता था। आमिर ने चार्ल्स के साथ रोमन को मनाने का सोचा। पहले तो रोमन झिझका, पर आत्मा के इशारे पर वो मान गया। फैसला हुआ कि तीनों बारी बारी से कोशिश करेंगे। रात के 3 बज रहे थे और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी। सबसे पहले चार्ल्स बाथरूम में गया और एक मोमबत्ती की रोशनी में आईने के सामने खड़ा होकर बोलने लगा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कुछ भी नहीं हुआ और उसने 2 से 3 बार फिर से कोशिश करी और उसके बाद बाथरूम से बाहर आ गया। अब बारी रोमन की थी। रोमन पहले से ही डरा हुआ था, पर दोस्तों के दबाव में वो ये कर रहा था। मजबूरी में ही वो बाथरूम में एक मोमबत्ती जलाकर गया और ब्लडी मैरी 3 बार कहकर वापस आ गया, बट कुछ भी नहीं हुआ। अब चार्ल्स की बारी थी। चार्ल्स बिना डरे मोमबत्ती जलाकर बाथरूम में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, हे ब्लडी मैरी, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, आओ और आकर ले जाओ। कहकर आमिर बाहर आया तो चार्ल्स के कमरे का बल्ब जलने लगा, जबकि हैरानी की बात थी कि वहां पर बिजली कटी हुई थी उस समय।
जब आमिर बाथरूम से बाहर मोमबत्ती की रोशनी में आया तो चार्ल्स और रोमन की तो मानो सांसें ही बंद हो गई, क्योंकि आमिर के पीछे पीछे एक औरत भी बाथरूम से बाहर आई थी और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। रोमन और चार्ल्स चिल्लाते उससे पहले ही उस औरत ने आमिर को गर्दन से पकड़ लिया और जोर जोर से गुर्राने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है? आमिर ने डरते डरते कहा कि मेरे पास तुम्हारा बच्चा नहीं है। उस औरत ने आमिर को जमीन पर पटक दिया और फिर रोमन और चार्ल्स पर टूट पड़ी। अगली सुबह पुलिस को रोमन, चार्ल्स और आमिर के गुमशुदा होने की बात पता चली तो पुलिस छानबीन करने के लिए उनके रूम पर आई। वहां बस चारों तरफ फैला हुआ खून दिखाई दिया। पुलिस को आमिर का कैमरा मिला जिसके फुटेज में ब्लडी मैरी खेल खेलने की बात करी जा रही थी। सारे सबूत लेकर पुलिस वहां से चली गई। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सेंट थॉमस कॉलेज के छात्र कहां लापता हो गए। आज सभी स्थानीय समाचार पत्र की यही हेडलाइन थी कि एक बार फिर से 3 कॉलेज छात्र ब्लडी मैरी खेल खेलने के बाद लापता हो गए। प्रकाश, आज फिर से तुम कबाड़ उठा लाए। कितनी बार तुम्हें कहा है कि पैसे बचाओ जिससे हमारा भविष्य अच्छे से गुजरे, पर तुम हर बार कबाड़ खरीद लाते हो। खींचती हुई पायल ने कहा तो प्रकाश उसे मनाने में लग गया। प्रकाश को पुरानी चीजें जमा करने का शौक था। वो पहले भी कई पुरानी चीजें घर में ला चुका था। पायल को यह पसंद नहीं था, पर प्रकाश की खुशी के कारण वो शांत हो जाती थी। पर आज तो प्रकाश ने हद ही कर दी। आज सुबह सुबह उसने काफी पैसे देकर एक पुराना कैमरा खरीदा था। पायल गुस्से में थी, पर प्रकाश उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसने वादा करा कि उस कैमरा को वापस दुकानदार को वापस कर देगा। तब जाकर के पायल शांत हुई। आज रविवार होने के कारण दिन भर प्रकाश कैमरे में ही लगा रहा। किसी छोटे बच्चे की तरह वो कैमरे को हमेशा अपने साथ ही रखता। पायल ने किसी तरह शाम को प्रकाश को लेकर कबाड़े वाले की दुकान पर गई। कबाड़ी वाला ऊपर से तो मुस्कुरा रहा था, पर अंदर से डर के मारे उसकी हालत खराब थी। उसने कैमरा वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। पायल ने बहुत बहस करी, पर कबाड़ी वाला भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। हार कर पायल प्रकाश को डांटती हुई वापस घर के लिए चल दी। कबाड़ी वाला राहत की सांस ले रहा था। उसे वो दिन याद आने लगा जब एक इंसान उसके पास वो कैमरा रखकर चला गया था। कबाड़ी वाले से उसने पैसे भी नहीं लिए और बस कैमरा दिया और जल्दबाजी में चला गया। वो इंसान बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था, पर कबाड़ी वाला तो मुफ्त में मिले कैमरे को देखकर खुश हो गया था। कैमरा लेकर कबाड़ वाला खुश होकर घर आया था, पर उस दिन के बाद से वो चैन से नहीं जी सका। रात में घर में किसी का चलना और कैमरे का अपनी जगह से खुद ही गायब हो जाना और दूसरी जगह पर मिलना आम बात हो गई थी। उसका बच्चा तो हमेशा अपने साथ ही रखता था उस कैमरे को। कैमरे के लिए बच्चे का लगाव देखकर जब उसने एक दिन अपने बच्चे की तस्वीर ली उस कैमरे से, तब उसका बच्चा गायब हो गया। तब उसे महसूस हुआ कि उसके घर में कोई बुरी शक्ति है। उसने कैमरे को अपनी दुकान में बेचने के लिए रख दिया। प्रकाश उसका पुराना खरीदार था, तो उसने प्रकाश को कैमरा देखकर उसकी कई खूबियां बताई और काफी पैसे लेकर कैमरा बेच दिया। प्रकाश का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा था। अब वो ज्यादा समय कैमरे के साथ बिताता और पायल ये देखकर बहुत परेशान होती। वो जितना भी उसे रोकने की कोशिश करती, पर प्रकाश तो बच्चों की तरह जिद करता रहता। पायल ने सोचा कि कुछ दिन इसे रखने देती हूँ। जैसे ही इसका लगाव इससे खत्म होगा, प्रकाश खुद ही सही हो जाएगा। पर दिन के बाद महीने निकल गए, लेकिन प्रकाश का लगाव कैमरे के लिए बढ़ता गया। हार कर पायल ने एक रात प्रकाश के सोने के बाद उस कैमरे को उठाया और कूड़े में फेंक दिया। प्रकाश ने सुबह उठकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया, तो पायल ने उसे लाख समझाया, पर प्रकाश रोता रहा। पायल थक हार कर कैमरा लेने बाहर जाने लगी तो दरवाजे पर उसे कैमरा रखा हुआ मिला। प्रकाश ने पायल के उठने से पहले ही झटक कर कैमरा उठा लिया और प्रकाश कैमरे को और संभाल के अपने पास रखता। प्रकाश की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। पायल ने उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया, पर डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। अब घर में कुछ घटनाएं भी बढ़ गई थी, पर पायल को दिखाई कोई भी नहीं देता। एक रात पायल सो रही थी, तभी प्रकाश के करवट लेने से उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक औरत दिखी
जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखें की पुतलियां सफेद थी। वो औरत पायल को गुस्से से घूर रही थी। पायल चिल्लाना तो चाहती थी, पर उसकी आवाज उसके गले में ही मानो रुक गई थी। कुछ देर में वो औरत प्रकाश के पास रखे कैमरे को छूकर चली गई। पायल की तो मानो नींद ही खराब हो गई थी। अब पायल को उस घर में डर लगने लगा था। प्रकाश की हालत और खराब होने लगी थी। अब प्रकाश कैमरे को देखकर बात करने लगा था। जब भी पायल कुछ बोलती तो वो गुस्से से चिल्ला उठता। एक दिन बड़े प्यार से पायल को वो बोलता है कि आओ मैं तुम्हारी एक फोटो लेता हूँ। प्रकाश जो इतने दिनों तक पायल से प्यार से एक शब्द नहीं बोला था, वो अचानक ऐसे बोला तो पायल ने बड़े प्यार से उसकी तस्वीर ली। रात में प्रकाश पायल के पास ही सो रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि प्रकाश वहां पर नहीं है। घर में उसने बहुत ढूंढा और उसे प्रकाश कहीं नहीं मिला। जब सुबह हुई तो पायल ने आस पड़ोस में पूछा, पर प्रकाश का कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पाई उसका। पायल दुख से रो रही थी कि तभी उसकी नजर कैमरा पर गई। पायल कैमरा लेकर उस कबाड़ वाले के पास गई। सख्ती से पूछने पर उसने सब कुछ पायल को बता दिया, पर पायल ये बात किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि कोई उसकी बात का यकीन ही नहीं करता। कबाड़ वाले ने भी वापस वो कैमरा लेने से मना कर दिया और तब पायल ने कैमरा लेकर एक बड़े से कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अरमान जो कि जॉब करके वापस घर जा रहा था, उसे रास्ते में सड़क पर पड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर और पुराना कैमरा दिखा। पूछने पर किसी ने भी उसे अपना नहीं बताया तो अरमान उस कैमरा को लेकर अपने घर चला गया। हमारी इस दुनिया में भूतों की कहानियां लगभग सभी ने सुनी हुई है, बट ज़्यादातर लोग इन पे यकीन नहीं करते। पर हाँ, अगर आप हर एक इंसान से आके पूछो तो कभी ना कभी उसके साथ कोई ना कोई घटना ज़रूर घटी होगी जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। हर किसी के पास एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसके बारे में वो समझा नहीं सकते। एक धुंधली याद जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बट वो काफ़ी ज़्यादा असली लगती है। और कई बार हम लोग ऐसी घटनाओं को बस अपना भ्रम मान के छोड़ देते हैं। हो सकता है रात में अपनी गाड़ी से जाते हुए जिस इंसान को आपने देखा हो वो वहाँ पर नहीं खड़ा था। हो सकता है उसकी गर्दन कटी हुई नहीं थी। ये सिर्फ आपका एक बुरा सपना था, एक बेहद डरावना बुरा सपना। हम सभी के साथ घटनाएं होती हैं, हम सभी के साथ घटनाएं हुई हैं, पर हम सभी अपने आप से बोल देते हैं कि ये सच नहीं था, ये झूठ था, इसके पीछे का कुछ और कारण ढूंढते हैं। शायद आप में से कई लोग अब भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कभी महसूस करा ही नहीं। तो आइए आज मैं आपका नरेटर अभिषेक आपको एक ऐसा भयानक एक्सपीरियंस देता हूँ जिससे मैं वादा करता हूँ आपका इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा। बस अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही सोचिएगा। इमेजिन करिए आप एक इंडिया के किसी छोटे से गांव में रहते हैं। ये गांव ज़्यादा डेवलप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले एक रेलवे स्टेशन था जो कि कई सालों से फ़िलहाल बंद है। कहीं ना कहीं इस गांव पर बाहर अथॉरिटीज़ की बिल्कुल नज़र नहीं जाती है। आप चाहते हो ये गांव बदले, पर किस तरीके से? हमारे देश की एक खासियत और थी, यहाँ के कई सारे मैप्स काफ़ी लंबे समय तक इस तरह के थे जिनमें कई जगहों का तो नामो निशान ही नहीं था। आपके गांव में भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, पर आप हर एक जगह घूम चुके हो। अब यहाँ से शुरू होती है असली बात। आपके गांव में कुछ अर्बन लेजेंड्स हैं, कुछ अनकही कहानियाँ जिनके मुताबिक आपके गांव में कुछ जगहें हैं, कुछ अंधेरी जगहें। ये वही गांव के हिस्से हैं जिनके बारे में आपको किसी भी मैप पर कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हर साल धीरे धीरे उन जगहों के बारे में बात करना ऐसा हो रहा है जैसे कि उनके बारे में बोलना ही पाप हो। पर बातों को फैलने से कौन रोक सकता है? बातें सभी लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैल जाती हैं। बूढ़े लोग अपने बच्चों को बताते हैं ताकि वो लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे उन्हें खतरा हो।
इसके बाद उनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपने परिवार को ये सारी घटनाएं बताते हैं ताकि उनकी फैमिली को भी कभी कुछ ना हो। पर हम सभी मिलकर आखिर में इन सारी कहानियों को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखते हैं। आप इस गांव में बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जीते हो, एकदम सिंपल, जैसे कि गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति जीता है। पर सारी बात तो बातों की ही है, क्योंकि आपने कई लोगों से बातें सुनी हुई हैं। आप हमेशा चाहते हो कि आप इन बातों पर ध्यान ना दो, उन चीज़ों के बारे में ना सोचो, पर कहीं ना कहीं से वो चीज़ें रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। आपको भी पता है कि ये बातें आपको एक ना एक दिन ज़रूर डराएंगी, भले ही कुछ साल बाद या फिर आज ही क्यों नहीं। और आखिरकार वो रात आती है जब आप अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक डर अपनी आंखों के सामने जियोगे। आपको पर इस चीज़ के लिए पहले से ही आइडिया था, आप पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार थे। आपके गांव के बड़े बुजुर्गों ने आपको पहले से सिखा रखा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, या कम से कम आपको तो यही लगता है। शुरू में आपको कोई अजीब नहीं लग रहा था। एक सर्दी की शाम, हल्की ठंड बढ़ चुकी थी और आप अपनी साइकिल पर अपने काम से घर की ओर लौट रहे हो। सर्दी होने के कारण अंधेरा हो चुका है और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। दिन भर काम से बोर होने के बाद आप अपने घर जा रहे हो, ये सोच के कि आप घर जाकर आराम करोगे। अभी ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, पर आपका गांव उन बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि गांव के सभी लोग इस समय तक अपने घरों के अंदर जा चुके हैं। आखिर हिम्मत तो किसी की भी नहीं थी कि वो बता सके ये सारी कहानियाँ, वो सारी बातें सच थी या फिर झूठ। पर कोई भी इन बातों की जांच कभी नहीं करना चाहता था। पर आप सूरज ढलने के बाद भी आप अपने घर की ओर बढ़ रहे हो अंधेरे में। आपको साइकिल चलाते चलाते अच्छी खासी देर हो गई है। आप थोड़ा थका हुआ फील कर रहे हो, इसलिए आप साइकिल से उतरते हो और धीरे धीरे उसको लेकर आगे बढ़ने लगते हो। चलते चलते आप धीरे धीरे एक गाना गुनगुना रहे हो और सामने का रास्ता देख रहे हो। सामने सड़क पर धीरे धीरे चांद की रोशनी फैलने लगी है और अब आप चलते चलते एक बड़े से पेड़ के सामने आ गए हो। ये पेड़ हमेशा से यहीं पर था, पर आज आपको इस पेड़ को देखकर काफ़ी राहत सी महसूस हुई। 1 मिनट को आपने अपनी साइकिल को वहीं पर खड़ा किया और आप उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अभी बस आपने अपनी कमर उस पेड़ पर लगाई ही थी और अपनी आंखों को बंद ही करा था कि एकदम से आपको पेड़ के ऊपर पत्तियों से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। आपकी आंखें एकदम से खुली और आप इधर उधर देखने लगे। रात के समय कभी पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, उनके अंदर आत्माएं होती हैं, वो आपको कहीं ले जाएंगी, कहीं ऐसी जगह जहां से आप वापस ना लौट सको। गांव वालों की यही बातें अब आपके दिमाग में आने लगती है। आप थोड़ा सा कांप जाते हो, खुद को बोलते हो कि ये बस अंधविश्वास है, पर डर तो आपको लग ही रहा था। इसलिए आप अपनी साइकिल उठाते हो और एक बार फिर से घर की ओर बढ़ने लगते हो। आप उन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहते क्योंकि आपको डर लग रहा है। मन में आप श्री हनुमान जी का नाम ले रहे हो। ऐसा कहते हैं उनका नाम लेने से सारी बुरी बलाएं टल जाती हैं। थोड़ी ही देर हुई होगी, अब आप आते हो उस फाइनल जगह पे जहाँ से आप गांव के अंदर घुसने वाले होते हो। ये एक पुराना रेलवे फाटक है जो कि आगे जाके आपके गांव के उसी रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है जो कि कई सालों से बंद पड़ा है। इस फाटक के पास ज़्यादातर तो कोई भी नहीं दिखता, दिन को छोड़ के, पर रात में तो कोई भी नहीं। जैसे ही आप उस फाटक के पास आते हो, आप देखते हो आपके सामने एक औरत खड़ी है। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। उसने अपने मुंह को पल्लू से ढका हुआ है। एकदम से उसकी झलक आपको चौंका और डरा देती है। आप काफ़ी तेज उछल जाते हो और आप उसकी ओर देखने की कोशिश करते हो कि तभी एकदम से आपके दिमाग में बात आती है जो आपके बड़ों ने आपको बताई थी। उन्होंने बताया था रात के समय पुराने रेलवे फाटक पर लोगों को औरत दिखती है।
आपको लगेगा कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ज़्यादातर समय तक नहीं पहुंचाएगी, पर वो कुछ और ही चाहती है। आपको बुजुर्गों ने साफ कहा था कि जब भी आप ऐसी किसी स्थिति में फंस जाओ तो कभी भी अपनी पीठ दिखाकर एकदम से मत भागिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो एक सीधा सिग्नल होगा उस आत्मा को कि आप उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। बाकी लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत इतनी ख़राब है कि आप उसे मिल चुके हो तो आप बस उसके पास जाओ और उसकी बात को सुनो, उससे बात मत करो, कभी नहीं, बस जो वो बोले उसकी सुनते रहो। ज़्यादातर टाइम वो अलग बातें नहीं बोलेगी, बस यही कि उसे कहीं पर जाना है, पुराने वाले बस अड्डे या फिर पुराने रेलवे स्टेशन। वो जहाँ जाना चाहती है बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दो और कुछ भी मत कहो। उससे ज़्यादा बात करना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जैसा कि आपने कहा है ठीक वैसा ही करो। आप वैसा ही करते हो, आप उसके पास जाते हो, उसकी बात सुनते हो और वो आपसे कहती है मुझे अपने साथ रेलवे स्टेशन ले चलो। आप जानते हो काफ़ी समय से वो स्टेशन बंद पड़ा है और वहाँ कोई नहीं जाता, पर आप इस टाइम पर वापस नहीं जा सकते। आप बस हाँ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा ही करते हो। वो आपके पीछे आपकी साइकिल पर बैठ जाती है और उसके बाद आप धीरे धीरे चलने लगते हो। तभी आपको याद आता है आग। आग एक जरिया है जिससे आप इस चीज़ से बच सकते हो। आप कभी बीड़ी नहीं पीते, कभी ऐसा कुछ नहीं करते, पर गांव वालों की कहानियां सुनने के कारण आपके पास हमेशा एक पॉकेट लाइटर होता है। आप अपने एक हाथ को साइकिल से कंट्रोल करते हो और एक से उस लाइटर को अपने पॉकेट से निकालते हो और आप एक झटके में उस लाइटर को जला लेते हो। तभी आपकी नज़र पड़ती है उसके अंदर मौजूद फ्यूल पर। आप देखते हो कि वो आधे से भी कम बच रहा है। आग ही तो थी जो कि आपको इन चीज़ों से बचाने वाली थी, पर जैसे ही आग बुझेगी शायद आपकी ज़िंदगी का दिया भी बुझ जाएगा। आप कंफ्यूज हो कि उसके अंदर का सारा फ्यूल कहाँ गया, क्योंकि आपने तो कभी उस लाइटर को यूज़ करा ही नहीं। पर अब क्या कर सकते हैं, अब आप उसके बारे में नहीं सोच सकते। आप बस अपने आप से कहते हो कि ठीक है, आपको अब पुराने स्टेशन नहीं जाना है, बस करना इतना है कि आपको अपने घर की ओर जाना है। और एक बार आप वहाँ पहुँच गए, आप बस उस औरत को बाहर छोड़ दो और अपने घर के अंदर चले जाओ। हमेशा यही होता आया है, बस आपको अपने घर पहुँचना है। धीरे धीरे साइकिल आगे बढ़ाते हुए आप बार बार लाइटर की ओर देख रहे हो और सोच रहे हो कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो। कम से कम अब तक आपने कोई भी नियम नहीं तोड़ा और आपने बिल्कुल वैसा ही करा है जैसा आपको करना चाहिए। आपके लाइटर में इतना फ्यूल तो है कि आप घर पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका लाइटर करीब 20 से 30 मिनट जलने के लिए तैयार है और आपका घर लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। आपको अब अच्छा लगने लगता है क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं होगा। आप आखिरकार इसके लिए तैयार थे। वो औरत जो आपके पीछे बैठी है वो बार बार कुछ न कुछ बोले जा रही है, कभी एक बात, कभी दूसरी, कभी कुछ और। वो आप अपने मन में बस भगवान हनुमान जी का नाम ले रहे हो और कुछ नहीं, पर कुछ तो है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है, काफ़ी अलग। शायद वो ये बात कि वो आपके ऊपर पीछे से लगातार नज़र रख रही है, वो शायद आपको जानती है। आप डरे हुए हो, आपको यकीन है कि आप बचोगे, पर आप डरे हुए हो। आप एक बार बस पीछे मुड़कर देखना चाहते हो उसको, पर आपको पता है ये आपको नहीं करना। आपको कभी भी उस औरत को नहीं देखना है। सभी लोगों को ये बात पता है, कभी भी नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी मृत्यु पक्की है। लगभग 5 से 6 मिनट बाद आप एक और चौराहे पे आते हो और आपको अपने घर जाने के लिए सीधा जाना है और रेलवे स्टेशन जाने के लिए दायां मुड़ना है। आप सीधा चलते रहते हो और आपको पीछे से उस औरत की आवाज़ आती रहती है मुड़ने के लिए, पर वो कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती। थोड़ी देर बोलने के बाद एकदम चुप हो जाती है और फिर वही अपनी उल्टी सीधी बकवास करने लगती है। पर अजीब बात यह है, आप काफ़ी देर से साइकिल चला रहे हो। आपको घर अब तक पहुंच जाना चाहिए था, पर आप नहीं पहुंच रहे। आपको डर लग रहा है, आप परेशान हो, आप अपने माथे पर उपस्थित पसीने को महसूस कर पा रहे हो। थोड़ी देर और बीतती है और अब आप नोटिस करते हो एक बदलाव जो कि आपके आसपास के मौसम में हो रहा है। आप देखते हो
कि चांद की रोशनी एकदम से खत्म हो गई है और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बस आपका लाइटर है जो कि थोड़ी बहुत रोशनी कर रहा है। चांद अब भी वही आपको दिख रहा है, पर रोशनी खत्म हो चुकी है, मानो चांद आपको अंधेरे में रखना चाहता हो। कोई भी बात हो, पर आप अभी आसपास कुछ भी नहीं देख पाते सिवाय अपने साइकिल के आगे थोड़े से रास्ते को, जो कि आप अपने लाइटर के ज़रिए देख रहे हो। पर ये काफ़ी अजीब है। आप इधर उधर देखने की कोशिश करते हो और सोचने लगते हो कि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं क्यों नहीं पहुंच रहा। पर आपका लाइटर अब ख़त्म होने वाला है और आपको अब डर लगने लगा है। आप अब समझ चुके हो कि आप एक गोल चक्कर में फंस चुके हो। आप डर चुके हो। आपके पीछे बैठी वो औरत लगातार तेज तेज सांस ले रही है, जिसके कारण आपका डर लगभग बढ़ता जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा डरावने तरीके से हो रहा है। थोड़ा और टाइम बीतता है और आप अब भी घर नहीं पहुंचे हो। आपको अब तक पहुंच जाना चाहिए था और आपको अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल बात मत करो, बिल्कुल मत देखना उसे, प्रार्थना मत रोकना। आप अपने मन में बार बार यही बोल रहे हो, पर आप अब कुछ नहीं कर पा रहे। आप बस अपने लाइटर को देखते हो और देखते हो कि उसके अंदर का फ्यूल खत्म हो चुका है। फिर ये लाइटर आखिर कैसे चल रहा है? आप खुद से सोचते हो। शायद हो सकता है मेरी किस्मत में कुछ बात हो कि ऐसा हो रहा है, पर आप बस इस समय बचना चाहते हो। वो जो भी चीज़ है बस वो आ गई है जो कि आपको अभी तक जिंदा बचाए हुए है, और जो पीछे आपके बैठी हुई है इस बात का कोई सबूत नहीं कि वो कौन है। और अब लगभग काफ़ी देर के बाद एकदम से ही वो सारा अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगता है और चांद की रोशनी वापस आने लगती है। आप देख पाते हो अपने आसपास की चीज़ों को, और जैसे ही आप देखते हो अपने सामने तो आपको एक बड़ा सा लोहे का बैनर दिखता है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, जिसे आप लगभग पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जंग लग चुकी है और उसको काफ़ी समय से मेंटेन नहीं करा गया है। और आखिरकार जब आप उसे पढ़ते हो तो आप एक सदमे में चले जाते हो। ये वही पुराना रेलवे स्टेशन था। आपको समझ नहीं आता कि आप उस जगह पे कैसे पहुंचे। आपको उस जगह पे नहीं आना चाहिए था और आप उसी जगह पर पहुंच गए हो। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, पर आप चलते रहते हो और आप सीधा स्टेशन के गेट के पास आकर ही रुकते हो। धीरे धीरे एक लाइट आपके चारों ओर फैलने लगती है। आप कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे और आपको दिख रहा है कि आपका लाइटर अब बस बुझने ही वाला है और आपके चारों ओर अंधेरा होने वाला है। बस 1 2 3 आपका लाइटर बंद हो चुका है। आप बार बार कोशिश करते हो अपने लाइटर को ऑन करने की। आप उसी जगह पे रुक चुके हो और बार बार उसे जलाने की कोशिश कर रहे हो। आप बस इधर उधर देख रहे हो, बस पीछे नहीं देख रहे। लाइटर से कुछ चिंगारी निकलती हैं पर आग नहीं जल पाती। आप समझ चुके हो कि आपका लाइटर आपका साथ छोड़ चुका है। और अब आपको वो आवाज़ आती है, एक धीमी सी गुर्राने की आवाज़ जो कि ठीक आपके पीछे से आ रही है, और उसके अलावा तेज तेज सांस लेने की आवाज़। आपके पीछे कोई है जो कि गुर्रा रहा है, काफ़ी अजीब और डरावने ढंग से। आपको पता है कि वही औरत आपके ठीक पीछे आपको मारने का बस इंतज़ार कर रही है। आपकी शरीर उस जगह पर जम चुका है और आप जानते हो कि आपका आखिरी समय है। अपने आखिरी समय में आप एक फ़ैसला करते हो। अगर आपको इसी जगह पर मरना है, इसी जगह पर अभी, तो आप देखना चाहते हो कि आखिर वो क्या है जिसने आपको मारा। आप देखना चाहते हो अपनी मौत की आंखों में। अगर मरना ही है तो कम से कम ये तो जान के मरो कि हम किस चीज़ से मरे हैं। आप हिम्मत करते हो पीछे पलटने की। आपके दिमाग में एकदम से सभी की बात आने लगती है, पीछे कभी मत देखना, पीछे कभी मत देखना। पर आप एक झटके में पीछे देख लेते हो क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास कुछ भी करने को चाहे। आप जैसे ही पीछे मुड़ते हो आप हैरान रह जाते हो क्योंकि आपके सामने वही सीधी सी दिखने वाली औरत थी जो कि अपनी सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन उसके घूंघट से ढके हुए चेहरे के अंदर एक मुस्कान आपको दिख रही थी। और तभी आपको एक ज़ोरदार आवाज़ आती है चाकू के आपके पेट में जाने की। आप नीचे देखते हो तो आपके पेट में एक काफ़ी गहरा कट लग चुका है। आपके बॉडी से खून निकल रहा है। उसके बाद आपको अपनी साइकिल नीचे गिरने की आवाज़ आती है। इसके बाद आपको आवाज़ आती है खुद के नीचे गिरने की।
आप ज़मीन पे गिर चुके हो। आप सामने देख पा रहे हो, पर सबसे डरावनी बात तो ये है कि आप बाहर हो और आपका शरीर नीचे गिर चुका है। आप देख सकते हो कि आपके पैरों के पास जो लाश पड़ी हुई है वो आपकी ही है। इसके बाद आप देखते हो कि आपके पीछे खड़ी वो औरत आपको देखती है और आपकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। ये कोई खुशी की या फिर दुख की मुस्कान नहीं थी, ये एक डरावनी मुस्कान थी, बेहद ज़्यादा डरावनी। आप जानते हो कि ये मुस्कुराहट आपको ज़िंदगी भर सताने वाली है, शायद आज या शायद कल वो आपके ऊपर फिर से मुस्कुराएगी। आपका शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ है और तभी एकदम से एक अजीब सी चीज़ होती है। आप देखते हो कि कुछ नहीं हुआ है, आपका शरीर उठता है और आपकी छाती पर लगा हुआ घाव भी भर जाता है। आपके कपड़ों के सारे निशान मिट जाते हैं और आप साइकिल उठाते हो और उसके बाद अपना लाइटर, और उसके बाद आपका शरीर आपकी ओर ही देखता है और आपको देख के मुस्कुराता है। ये वही मुस्कुराहट थी जो कि आपको अभी अभी उस औरत ने दी थी। और इसी के साथ आपका शरीर आपकी साइकिल पर बैठता है और वहाँ से आपके सामने से चला जाता है। आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हो और आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ना कोई दर्द, ना डर, ना ही किसी तरह की भूख, बस आप अंदर से खाली हो चुके हो। आप वहाँ पर अनंत काल तक बस खड़े रहते हो, बस इंतज़ार करते हो कि कुछ हो। आप बस इंतज़ार करते रहते हो पर कुछ नहीं होता। आप उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। आप भागकर उस पेड़ तक आते हो जहाँ पर आप उस मनहूस रात की शुरुआत में बैठे थे। जैसे ही सुबह होती है और अब सूर्य उगता है, आप देखते हो कि आपका शरीर गायब हो रहा है। आप दिन भर गायब हो जाते हो। जैसे ही रात होती है, आप एक बार फिर से वजूद में आते हो। सबसे अजीब बात, आप बस बदल चुके हो। आपके गांव की कहानियां बदल चुकी हैं। वो औरत जिसकी बातें सभी लोग पुराने रेलवे स्टेशन के पास उस फाटक के पास करा करते थे, उसकी बातें सभी लोगों की याद से मिट चुकी हैं, पर बस आपको वो औरत याद है। आपको उसकी वो मुस्कुराहट याद है। आपको याद है किस तरीके से वो आपसे आपका शरीर ले गई उस रेलवे स्टेशन के पास अकेला छोड़कर उस सर्द रात में। गांव की वो डरावनी कहानियां अब बदल चुकी हैं। जो कि पहले एक बूढ़ी औरत के बारे में हुआ करती थी, अब वो एक अकेले आदमी के बारे में हो चुकी हैं। पर आपको कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बताता। कोई नहीं जानता कि आप मर चुके हो। कोई कैसे जान सकता है, क्योंकि आपका शरीर तो अब भी बाहर ही घूम रहा है, आपके बिना लगातार कई दिनों से, कई महीनों से जिंदा है और बस घूमे जा रहा है। आप यहाँ पर बस इंतज़ार कर रहे हो अपने ही जैसे किसी इंसान का, कोई बदकिस्मत इंसान जो कि आपको मिले। आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर आपके पास और कोई उपाय नहीं। आपको उससे उसका शरीर लेना ही होगा और आप बस इंतज़ार कर रहे हो। आप बस भटक चुके हो उस रेलवे स्टेशन से। आप ढूंढ रहे हो किसी ऐसे को जो कि आपको अपने साथ ले जा सके उस पुराने रेलवे स्टेशन तक।